साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की जीके की जो बुक है उसको देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण दोनों ही है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य। इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। तथा विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जब 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी, तो उस समय सल्तनत पे मतलब दिल्ली पे शासन कौन कर रहा था? तो उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तुगलक जो वंश था उसका जो राजा था वो उस समय शासन कर रहा था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो क्या है? हम्पी थी। तथा विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो हैं, जो कि वर्तमान में भी हैं, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं और इनकी जो राजभाषा थी क्या थी? तेलुगु थी। तो तेलुगु तमिल में कंफ्यूज मत होइएगा, इनकी भाषा क्या? तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का जो है पहले मतलब जब इन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, उसके पहले बारंगल के काकतीय वंश प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। जो विजयनगर साम्राज्य है, जैसे सबसे पहले संगम वंश आता है, तो इस प्रकार से इसमें कुल 4 वंश हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला संगम वंश आता है, फिर सुलभ वंश आता है, फिर तुलुभ है और फिर आरवीडु वंश। ये कई बार परीक्षा में यह क्रम विजयनगर के जो वंश हैं उनके क्रम लगाने के लिए कई बार पूछता है। तो याद रखिएगा, संगम वंश, फिर सुलभ वंश, फिर आपका तुलुभ है, फिर आरवीडु वंश है। और आगे बढ़ने से पहले जो संगम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनका एक बार क्रम देख लेते हैं, क्योंकि क्रम भी लगाने को पूछता है कि ये कुछ राजाओं के नाम दे देगा और बता देगा इनमें से क्रम लगाइए। तो सबसे पहले हरिहर जो हैं ये शासन करते हैं 1336 से 1356 तक। फिर बुक्का प्रथम आते हैं 1356 से 1370 तक। फिर हरिहर द्वितीय आते हैं 1377 से 1404 ईस्वी तक। और फिर देवराय प्रथम आते हैं 1406 से 1422 तक। फिर देवराय के बाद देवराय द्वितीय आएंगे 1422 से 1446। फिर मल्लिकार्जुन हैं 1446 से 1465। और फिर विरूपाक्ष द्वितीय आते हैं 1465 से 1485 तक। तो ये क्रम याद रखिएगा, हरिहर, फिर बुक्का प्रथम है, फिर हरिहर द्वितीय आते हैं, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, फिर विरूपाक्ष द्वितीय आएंगे। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा कि इनकी उपाधि क्या थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इटली का यात्री निकोलो काट्टी जो है ये विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन देवराय प्रथम और द्वितीय में होता। तो याद रखिएगा, जो इटली का यात्री आता है वो पहले राजा मतलब देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे हैं। तथा फरिश्ता के अनुसार, जो कि इतिहासकार थे, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी। तो हाथियों का शिकारी कहा गया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको जग बेटकर कहा गया है? ठीक है, तो देवराय द्वितीय को। तो यहाँ भी देवराय प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूजन होगा, तो देवराय द्वितीय को कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। तथा मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है किसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता था या किसकी उपाधि? तो मल्लिकार्जुन की थी। तथा सुलभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सुलभ वंश, जो कि 1485 से 1506 तक चलता है, इसमें की मतलब सालुब वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? सालुब नरसिंह ने। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित होता है और तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी तक चलता है और इसकी स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने और तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह। तो दोनों देखिए, दोनों में नरसिंह हैं। ठीक है, वहां पे सालुब हैं,
तो सालूब से ही उनका वंश बन जाता, सालूब वंश। और यहाँ पे तुलुब वंश के वीर नरसिंह है। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। ठीक है, तो जो कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं या जो काफ़ी विख्यात शासक रहे हैं, ये पूछा जाता है ये किस वंश से थे, तो याद रखिएगा ये सालूब वंश से थे, सॉरी तुलुब वंश से थे। संगम वंश, फिर सालूब वंश और फिर तीसरे पे जो तुलुब वंश आता है उससे संबंधित है। यह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बनते हैं। शालूब तिम्मा जो है कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत की मतलब या कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है, तो यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस जो है ये विजयनगर आता है और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो यह भी पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किससे संबंधित कवि थे, तो तेलुगु या तमिल में कंफ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा तेलुगु से संबंधित थे। उसके शासनकाल में अर्थात कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यात एवं संस्कृत में जामोती कल्याणम की रचना की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। तेनालीराम जो कि कृष्णदेव राय के एक दरबारी थे। तथा नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण, इनका निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। देखिए ये शासक कब बनते हैं, 1509 में, और 1529 में इनकी मृत्यु होती है। 20 वर्ष तक ये शासन करते हैं। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। तो यह पूछा जा सकता है कि आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह किसकी उपाधियां थी, तो कृष्णदेव राय की उपाधियां थी। तुलुब वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, सदाशिव था। राजसी तागड़े या तालीकोट्टा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है। इसी युद्ध के बाद या इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन होता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि इस युद्ध के बारे में किसके मध्य में हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और इनके विरुद्ध जो दक्षिण राज्यों का जो संघ बनता है उनके मध्य में यह संघर्ष होता है, जिसे राजसी तागड़ या तालीकोट्टा या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। और कई बार कई युद्ध करके उनका क्रम लगाने को पूछता, तो याद रखिएगा यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित युद्ध था तथा इसकी जो तारीख है 23 जनवरी 1565 मेन है, इसको याद रखिएगा। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में जो शामिल थे वो कौन थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। ठीक है, कौन कौन, 4 थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व जो है अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोट्टा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था, राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। कौन कौन से वो 3 क्षेत्र थे जहां इनके हित टकराते थे, पहला था तुंगभद्रा के दोआब जो कि काफी उपजाऊ था। दूसरा कृष्ण गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो इन दोनों के बीच में विवाद का कारण था। तालीकोट्टा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। और विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीडू वंश जो कि 1570 से 1672 ईस्वी तक चलता है, इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। आरवीडू वंश का अंतिम शासक कौन था, रंग तृतीय था। तो यहाँ पे मेन क्या है, राजसी तागड़ी या तालीकोट्टा या बन्नी हट्टी का युद्ध। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण राज्यों का संघ बनता है उसमें 4 ही राज्य थे, जबकि दक्षिण में 5 राज्य होते हैं, पर इसमें शामिल कौन थे, 4 थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आरवेडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, वोडेयार ने की थी। ठीक है, आरवेडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई की बात करें, मतलब सबसे ऊपर प्रशासन में कौन था और उससे नीचे क्रम से ये देखें तो सबसे ऊपर प्रांत होता था। प्रांत को यहाँ पे क्या कहा गया, मंडल कहा गया है। और प्रांत जो है ये आपके जिलों में विभाजित, जो एक प्रांत होता था वो जिलों में विभाजित था। जैसे कि इसमें प्रदेश होता है, प्रदेश में कई सारे जिले होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो प्रांत को मंडल कहा गया है। और प्रांत जो इसको विभाजित किया गया था जिलों में, और जिले के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, कोट्टम या वलनाडु कहा गया है।
और इस जिले को नाडू में कन्वर्ट किया गया, मतलब नाडू में विभाजित किया गया, और नाडू से नाडू को जो है फिर मेलग्राम में विभाजित किया गया है। मेलग्राम क्या था, 50 गांवों का समूह को मेलग्राम कहा गया है। और जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे उर कहा गया, जो ग्राम होता था उसे उर कहा गया है। ठीक है, तो सॉरी, मंडल के जो प्रांत था या जो मंडल होते थे उसे प्रांत कहा गया है। और जिले के लिए कोट्टम या वलनाडु शब्द मिलता है, फिर उसके बाद नाडु आता है, नाडु के बाद मेलग्राम, और सबसे नीचे उर आता है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था, और ये नायक वसुता भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले था उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो कि अमरम कहलाता था। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सेना नायक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था, और उन्हें जो एक प्रकार से भूखंड दिया जाता या जो जागीर एक प्रकार से दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, अमरम कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था ये क्या थी, तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। यह पूछा जा सकता है कि आयंगर क्या है। ठीक है, तो आयंगर जो है ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों का एक समूह होता था, और ये अवैतनिक होते थे, मतलब इन्हें वेतन नहीं मिलता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान कर देती थी, मतलब सीधे तो कोई वेतन नहीं देती थी, परंतु इनको उसके बदले में जो है लगान एवं कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। तो यह भी बात ध्यान रखिएगा, कई सारे कथन पूछे जाएंगे आयंगर व्यवस्था के बारे में। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जो आयंगर व्यवस्था थी इनमें जो इनका जो पद होता था वो अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था, तथा ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। आगे देखते हैं, कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो कर्णिक कौन होता था, कर्णिक अधिकारी होता था, ठीक है, जिसके पास जमीन से संबंधित जो क्रय विक्रय से संबंधित जो दस्तावेज होते थे वो ये कलेक्ट करने का कार्य करता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, वो लगान था। लगान अर्थात भू राजस्व। भू राजस्व की दर जो है उपज का 1/6 भाग होता था, तथा विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। जो मैरिज टैक्स लिया जाता था, ऐसा नहीं कि वो लड़की से लिया जाता, लड़का और लड़की दोनों पक्षों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले जो होते थे इस कर से मुक्त थे। तो यहाँ ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो विडो रीमैरिज होता था, ठीक है, वो टैक्स फ्री होता था। अगला है उबली उम्बली। उम्बली क्या था, ये ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रत्तकोड़गे क्या था, रत्तकोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रत्तकोड़गे। मतलब कि कोई सैनिक मर जाता था तो उसके परिवार को जो जमीन दी जाती थी उसी को कहा जाता था। कुटग्गी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी। इसके अलावा वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुदी कहलाते थे। तो कुदी क्या था कि ये ऐसे भूमिहीन किसान होते थे या कृषक मजदूर होते थे जिनके पास स्वयं की भूमि तो नहीं होती थी, परंतु जहाँ पे ये कार्य करते थे, जिन खेतों में जब वो खेत उसका मालिक किसी अन्य को बेचता था तो उन खेतों के साथ ही साथ उन मजदूरों को भी वो दूसरे जो उसको खरीदते थे उनको हस्तांतरित हो जाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। तो यह भी महत्वपूर्ण है, विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, कदाचार कहलाता था। ठीक है, और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था, तथा टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता, जोरी खाना कहा जाता था। तथा चट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता है। चट्टी क्या होता था, एक प्रकार व्यापारिक समूह होता था, तो उसी प्रकार से व्यापार में निपुण जो दस्तकार होते थे वर्ग के लोग, उनको वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे हुए लोगों को बड़वा कहा जाता था। क्या, बड़वा कहा जाता था। और विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार कथनों पूछ लेता सही गलत में कि विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, तो आप हो सकता है कि लगे कि नहीं प्रचलित थी, तो याद रखिएगा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को जो है बेस बग क्या कहा जाता था,
बेसबग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। देवदासी मतलब इनकी मान लिया जाता है इनकी शादी भगवान से हो गई, देवता से हो गई है। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हूण थी। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो पेगोडा थी और बहमनी राज की हूण थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर विजयनगर आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री थे और वो किस शासक के काल में आते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह पूछता है कई बार। पहला है निकोलो कोट्टी, यह इटली का यात्री था जो कि 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय में आता है। और अब्दुल रज्जाक जो कि फारस का था, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय में आता है। नुनीज ये पुर्तगाल का था, 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय में आता है। डोमिंग पायस ये पुर्तगाल का था, 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय में आता है। बारबोसा यह भी पुर्तगाल का था, 1515 से 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय में आता है। तो कृष्णदेव राय के समय में दो लोग आते हैं, यह बात याद रखिएगा। डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों ही पुर्तगाल के थे। केवल एक ही यात्री जो है आपका इटली से आता है, वो है निकोलो कोट्टी, वरना सब के सब फारस या पुर्तगाल से ही आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग बहमनी राज की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की थी और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता। तो यह कई बार पूछा जाता है बहमनी राज की स्थापना किसने की, तो दोनों ही नाम कई बार दे देता है, मतलब एक जगह कहीं पे हसन गंगू देता है तो कहीं पे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह देता है। दोनों ही याद रखिएगा, हसन गंगू ने की थी। और इसका जो पूरा नाम था या जिस नाम से सिंहासन पर बैठता है उसका नाम पूरा क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इसने यहाँ पे यह भी बात याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आपका विजयनगर साम्राज्य 1336 में और उसके बाद 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना होती है। इस पूरे दौरान जो है मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली पर शासन कर रहा था। और ये जो हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा को बनाया। और इनकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य में उनकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी और इनकी मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा था। बरार एवं बीदर में बांटा था। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक सेकंड, बरार एवं बीदर, यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ संघ था इसमें बीदर है परंतु बरार नहीं है। ठीक है, तो 5 उधर थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर एवं बरार। तो ये ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि विजयनगर के विरुद्ध जो युद्ध होता है, राजसी तागड़ या तालीकोट्टा या बन्नीहट्टी का युद्ध, इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो बीदर और बरार में कंफ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा बरार शामिल नहीं था परंतु बीदर शामिल था। आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग जहाँ पे छोड़े थे। तो ये एक सेकेंड, तो इसने जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा था। और इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो जाती है। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बनता है और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके विरुद्ध? बुक्का प्रथम के विरुद्ध जो युद्ध होता है इनका, उसमें सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया जाता है। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। किसने की थी? भीमा नदी जो कि साउथ में है, यहाँ पे फिरोजाबाद की स्थापना कौन करता है? ताजुद्दीन फिरोज करता है। फिरोज जो है ये ताजुद्दीन फिरोज, ये खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके कहाँ कर दी? बीदर में स्थापित कर दी और इसने बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तथा तो इस प्रकार से महमूद गवा की उपाधि क्या थी? ख्वाजा जहां। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई तथा रियाजुल इंसा के नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग बहमनी वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनका क्रम देख लेते हैं, क्योंकि क्रम भी कई बार लगाने को पूछ लेता है। तो मोहम्मद शाह प्रथम जो कि आपका हसन गंगू का पुत्र रहता है और उसके बाद सत्ता संभालता है। इसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह आता है 1375 से 1378 ईस्वी तक, जबकि मोहम्मद शाह प्रथम जो पहला मतलब आपका हसन गंगू के बाद आता है वो 1358 से 1375 तक रहता है। यहाँ पे फिर दाऊद प्रथम है 1378 ईस्वी में, अल्पकाल के लिए।
ठीक है। फिर मोहम्मद शाह द्वितीय आता 1378 से 1397 ईस्वी। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1482, जिसने फिरोजाबाद की स्थापना की थी। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी। और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। आगे चलते हैं। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आता है और इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा रूसी यात्री निकितन जो है बहमनी साम्राज्य किस शासक के समय में आता है? तो ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों को यहाँ पे तरफों या अतरफों कहा गया है। तो 4 प्रांतों के प्रांतपति जो होते थे उन्हें तरफदार कहा जाता था। उसके बिरुद विशेष से जाना जाते थे, मतलब उनके अलग अलग नाम थे। जैसे दौलताबाद का तरफदार मनसदे आली कहलाता था, बरार का तरफदार मजलिसे आली कहलाता था, बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब कहलाता था। बीजापुर जो है गुलबर्गा तराफ में, जो बीजापुर होता है ये गुलबर्गा तराफ में शामिल था। गुलबर्गा जिसका तरफदार का नाम क्या था? मालिक नायब। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। यदि पूछा जाए बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कलीम उल्लाह था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित जो विवरण है इस प्रकार हैं। कौन कौन से 4 राज्य थे? 5 राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये होता है कि इनसे संबंधित वंश पूछ लेता है कि यहाँ इन राज्यों पर कौन से वंश ने शासन किया। यह मिलान कराने की परीक्षा में कई बार पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। उसे संस्थापक को भी याद रखिएगा। बीजापुर, यहाँ पर आदिल शाही वंश था। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, जो कि 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अहमदनगर पर निजाम शाही मलिक अहमद के द्वारा 1499 ईस्वी में। बरार पर इमाद शाही वंश था। फतेह उल्लाह इमाद शाह के इसके संस्थापक थे 1490 ईस्वी में। और गोलकुंडा, यहाँ पर जो शासन करता है जो वंश, वो कुतुब शाही था। गोलकुंडा पे कुतुब शाही वंश करता है और इसके संस्थापक कुतुब शाह थे। 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। बीदर, इस वंश की स्थापना जो है बरीद, यहाँ पर जो है वंश जो रहता है बरीद शाही वंश रहता है और इसकी स्थापना अमीर अली बरीद के द्वारा 1526 ईस्वी में की जाती है। तो ये जो 5 राज्य हैं और कौन सा वंश यहाँ पर शासन करता है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और इसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। कौन कौन से मंत्री? वकील सल्तनत, ये दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। वजीर एक कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़ करके, मतलब पहले वाले को छोड़कर वकील सल्तनत को। अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ, विदेश नीतियों और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा, वकील सल्तनत का सहायक होता था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। सदरे जहां, ये न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सदरे जहां सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल थे, जिसे साख एक खेल कहा जाता था। तो महत्वपूर्ण है, साख एक खेल क्या था? ये विशेष अंगरक्षक सैनिक दल होते थे जो सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा करते थे और यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी को सरे नौबत कहा जाता था या जिसका मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा और उन फैक्टों को भी इंगित किया जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।